हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या होगा दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजर रही हो पर अचानक से आपके साथ अजीब तरह की चीज़ें शुरू हो जाती है, जैसे कि दीवार के अंदर चले जाना या फिर बैठे बैठे सोफे के अंदर चले जाना। है ना हैरानी की बात। तो कहानी शुरू हो जाती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम रिमी है, जो अपनी बीवी लूसी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। एक दिन अचानक रिमी नोट करता है कि वो सोफे के अंदर जा रहा है। वो जल्दी से उठता है पर सब कुछ नॉर्मल होता है। वो बहुत डर जाता है। अब यही चीज़ उसके साथ हर दिन होने लगती है। कभी वो सोफे में धंसने लगता है और कभी उसे लगता है वो सोते समय बेड के अंदर जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, पर बहुत सोचने के बाद उसे लगता है कि यह सब उसका वहम है। अगले दिन रिमी ने गलती से पानी का नलका बंद नहीं किया, जिससे उसके ऑफिस में पानी भरने लगता है और वो उस पानी में डूब जाता है। और जैसे ही डूबता है किसी दूसरी तरफ से निकलता है। वो आसपास देखता है वो किसी दूसरे प्लेनेट पर होता है। वो बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसा सपना है। वो आदिवासी लोगों को देखता है जो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इससे पहले कि वो लोग रिमी को पकड़ लेते, कोई उसे पानी से निकालता है जिससे वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। अब रिमी को लगता है कि यह सब सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। घर आकर वो ये सब अपनी बीवी को बताने लगता है, पर उसकी बीवी को उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। असल में उसकी बीवी को अब किसी और से प्यार हो गया है और वो उसके पास जाना चाहती है। यह सुनने के बाद रिमी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक ही दिन में उसके जॉब और उसकी बीवी दोनों ने उसे छोड़ा था। रूम के अंदर जाकर रिमी देखता है लूसी ने पहले ही डॉक्टर गिल को बुला लिया है। वो कुछ नहीं कहता और यहाँ से सीधा फैमिली डिनर के लिए चला जाता है। वो यहाँ सबको अपनी स्टोरी बताने लगता है, पर किसी को भी उस पर एतबार नहीं होता। वो किचन में जाता है पर अचानक से बिल्ली हवा में फ्रीज हो जाती है। यह देखकर रिमी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब सारी चीजें फ्रीज हो जाती है, यानी अब टाइम रुक चुका है और वो जमीन के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है पर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो जमीन के अंदर चला जाता है। 2 मिनट के बाद रिमी देखता है वो फिर से उसी दुनिया में आ गया है। वो पास में कुछ लोगों को देखता है जो अपना शिकार कर रहे थे। रिमी उनसे मदद मांगता है पर वो लोग रिमी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए रिमी वहां से भागने लगता है। पर अचानक से एक बार फिर से रिमी अपने किचन में आ जाता है। वो देखता है सारी फैमिली मेंबर्स बहुत हैरानी से देख रहे हैं। सबको लगता है बीवी के गम की वजह से रिमी ने पूरे किचन में तोड़फोड़ की है। नेक्स्ट डे रिमी डॉक्टर के पास जाता है पर वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अपनी जॉब बचाने के लिए रिमी ऑफिस जाता है ताकि सभी को सच्चाई बताए, पर अचानक से चीज़ें एक बार फिर से रुक जाती है और देखते ही देखते वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। रिमी सबको बताता है कि तुम सब अंधे हो चुके हो, ये देखो मैं फिर से ज़मीन के अंदर जा रहा हूँ। वही दूसरी तरफ निकलने के बाद रिमी अपने आप को एक टोकरी में पाता है और उसके आसपास बहुत से लोग जमा हुए हैं जो रिमी को देखकर बहुत होश है मानो वो सब रिमी का इंतजार कर रहे थे। इशारों इशारों में उसे समझ आता है ये लोग उसे उड़ने के लिए कह रहे हैं। रिमी इन सब का दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो छलांग लगाकर उड़ने लगता है, पर वो जमीन पर गिर जाता है। आदिवासी उसे एक पल खिलाते हैं जिससे वो एक दूसरे की जुबान समझने लगते हैं। फिर कबीले के सरदार ने उसे सारी कहानी बताई कि आखिर वो यहाँ पहुंचा कैसे। असल में सभी आदिवासी जोटान नाम के आदिवासी से बहुत परेशान थे। वो किसी को भी उठाकर खा लेता है। कबीले के सरदार को पता चलता है कि एक किताब की मदद से हम एक ऐसे आदमी को यहाँ ला सकते हैं जो जोटान को मार डालेगा। इसलिए वो ब्लैक मैजिक की मदद से कब से कोशिश कर रहे होते हैं और आज वो इन सब में कामयाब हो गए हैं कि वो उस ताकतवर आदमी को लाए हैं जो जोटान को मार डालेगा। ये सुनने के बाद रिमी बहुत डर जाता है, क्योंकि डर की वजह से वो अपनी बीवी के आशिक की पिटाई नहीं कर पाया था, तो वो जोटान को कैसे मार डालेगा। इसलिए वो जोटान के साथ लड़ने से साफ मना कर देता है। आदिवासी उसे एक तहखाने में बंद कर देते हैं ताकि वो भाग न जाए। भूख लगने पर वो जैसे ही तरबूज उठाता है वो वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है, पर इस बार वो किसी को अपनी कहानी नहीं बताता। लेकिन वो एक बात जानता है कि आदिवासी उसे किसी भी वक्त जादू की मदद से बुला सकते हैं, इसलिए वो भर भर के प्रोटीन खाने लगता है और एक्सरसाइज करता है। अगले बार वो एक नए जोश के साथ कबीले में पहुंच जाता है। कबीले वाले उसे एक तलवार देते हैं और इसी बार रिमी सबको बचाने का वादा करता है। सबसे पहले रिमी कबीले के हदूद से बाहर जाता है, जिस पर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि अगर इस हद से कोई भी आगे बढ़ जाता है तो मारा जाएगा।
और रिमी को देखकर अब सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। अब सबको यकीन हो गया था कि रिमी ही उनका असली रक्षक है। कुछ आगे जाकर उनके सामने जोटान के कुछ आदमी आ जाता है जो उनको वापस उसी जगह जाने को कहते हैं, मगर रिमी उनके साथ लड़ने लगता है और तुक्के से एक को मार देता है, जिसका बदला लेने के लिए जोटान के आदमी अब इन सबको मारने के लिए आ रहे हैं। यह खबर सुनते ही रिमी वापस से अपनी दुनिया में आकर किताबें ढूंढने लगता है जिसमें तलवारों के साथ लड़ने की तरकीबें थी। अब वो इन सबको पढ़ने और समझने लगता है। उसे पता चलता है तलवारों के साथ लड़ने के लिए सबसे पहले बंदे में विश्वास होना ज़रूरी है, जो वो अपने बंदों में पैदा कर देता है। वो सभी को अपने और अपने परिवार वालों के लिए लड़ने को कहते हैं, जिससे सभी में लड़ने का हौसला पैदा हो जाता है। कबीले का रक्षक होने की वजह से रिमी को लड़कियों की कोई कमी नहीं है, पर वो किसी को हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो अपनी बीवी से अब भी प्यार करता है। कुछ देर के लिए रिमी अपने घर आकर अपने बेटे से बातें करने लगता है और जब वो वापस जाता है वो देखता है उसके लोगों ने तो लड़ाई पहले ही हारी है, इसलिए वो सभी की जान बचाने के लिए वहां से भागने को कहता है। सभी वापस अपनी जगह पर आते हैं। अब रिमी सबको एक प्लान समझाता है और सुबह होते ही वो अपने प्लान पर अमल करके अकेले ही दुश्मनों के पास चला जाता है और अकेले उन्हें मारने लगता है। और जब वो उठकर रिमी को मारने लगते हैं वो वहां से भागने लगता है, जिससे सभी उसके पीछे आने लगते हैं। उसका प्लान सही जा रहा था। दुश्मन आदिवासी उसका पीछा करते हुए काली जमीन पर आ गए और वहां रिमी ने अपने सैनिकों को हमला करने के लिए कह दिया और वो खुद भागकर एक दरख्त के अंदर छुप गया। अब सभी ने तीरों से हमला कर दिया, जिसमें आधे दुश्मन तीरों से मारकर बाकी भाग जाते हैं। सबने अब रिमी के सामने सर झुकाया क्योंकि वो ही उनका असली रक्षक था। जंग जीतने के बाद रिमी उनका राजा बनता है और नई जमीन पर आबाद हो जाता है। रिमी अपने घर आकर नए नए आइडियाज लेकर उस जगह को काफी मॉडर्न बना लेता है। एक लड़की को खड़ा करके वो मोनालिसा की पेंटिंग भी बना लेता है। इसी तरह अब 6 महीने गुजर जाते हैं। रिमी एक राजा बन चुका है। वो जो चाहता है वो करता है। वो अपनी बीवी के आशिक को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब वो किसी से नहीं डरता। वक्त के साथ साथ रिमी अपने लोगों के साथ गुलामों जैसा शुरू करने लगता है। वो दिन रात उनसे काम करवा कर अपने लिए खूबसूरत महल बनाने लगता है। आदिवासियों को अब एहसास हो जाता है कि रिमी उन पर जुल्म कर रहा है, इसलिए सभी जमा होकर उसी पर केस चलाते हैं और आखिर में उसे बंदी बनाने का फैसला किया जाता है। इसलिए रिमी वहां से भागकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और अपने एक दोस्त के साथ मिलने के लिए आता है। यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो बहुत खूबसूरत है और जैसे ही वो उसे किस करता है रिमी एक बार फिर से जोटान के पास उसी दुनिया में पहुंच जाता है। गांव के लोगों ने एक बार फिर से उसे बुलाया था। रिमी जोटान के साथ लड़ना नहीं चाहता, पर आदिवासी जबरदस्ती धक्का देकर जोटान के गुफा में गिरा देते हैं। रिमी वैसे ही तलवार उठाकर जोटान की तरफ फेंकता है जो उसके सीने में लग जाता है, जिससे वो मर जाता है। कबीले के सरदार की अब सारी मुरादें पूरी हो गई थी, इसलिए आखिरी रस्म में उन्हें रिमी को मारना है। ये सुनते ही रिमी वहां से भागने लगता है। कबीले का सरदार एक जादुई चीज जिसकी वजह से रिमी को यहाँ लाया गया था आग में गिरा देता है, जिससे वो कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। अब रिमी जल्द ही पकड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ भीड़ में मौजूद कुछ लोग उसी जादुई चीज को आग से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे रिमी वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। साथ में जब वो मरने वाला था उसकी बीवी के साथ होता है कि वो रिमी से काफी प्यार करती है, इसलिए वो वापस से रिमी के पास आ जाती है और यहाँ पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।